नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। आज दफ्तर में राकेश भाई साहब का फ़ोन आया था। जूतों के फीते खोलते हुए अरुण ने अंजलि को बताया। वे कोई खास बात कह रहे थे। कहते हुए अंजलि की आवाज़ में फ़ौरन अजीब सा खिंचाव पैदा हुआ था। वे और सुमन भाभी शनिवार को यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। किसी खास वजह से आ रहे हैं? कहते हुए अंजलि के माथे पर बल पड़े। हाँ, भाई साहब अपना चेकअप यहाँ के किसी बड़े अस्पताल में कराना चाहते हैं। सप्ताह भर रुकेंगे। तुम शिखा और सोनू के कमरे में उनके रहने की व्यवस्था कर देना। शिखा ड्राइंग रूम में सो जाया करेगी और सोनू हमारे पास। अंजलि अपने जेठ जेठानी के इस तरह रहने आने पर ऐतराज़ प्रकट करना चाहती थी, लेकिन कर न पाई। वैसे भी उसके दिल में जेठ के नहीं बल्कि जेठानी सुमन के प्रति नफरत व गुस्से के भाव व्याप्त थे। उसकी शक्ल तक देखना अंजलि को गवारा न था। अतीत में घटी सिर्फ एक घटना के कारण उसने जेठानी को सदा के लिए अपना पक्का दुश्मन मान लिया था। बच्चों के इम्तिहान सिर पर आ गए हैं, उन्हें ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। शिकायती भाव से सिर्फ ऐसा कहकर अंजलि रसोई में चाय बनाने चली गई। अरुण अपनी पत्नी के मनोभाव समझ रहा था। सुमन भाभी के प्रति अंजलि के मन में जो नफरत भरी हुई थी, उसके लिए वह अपनी पत्नी को दोषी भी नहीं मानता था, लेकिन बड़े भाई को घर आकर ठहरने के लिए इनकार करना भी उसके लिए संभव न था। ऐसी बेरुखी दिखाने के संस्कार उसके अंदर मौजूद नहीं थे। वह तो बस इतना चाह रहा था कि भैया भाभी के आने पर कोई अनहोनी न घटे। सुमन भाभी के कारण अंजलि अतीत में बहुत अपमानित हुई थी। कहीं घर आई भाभी से बदला लेने की कोशिश तो अंजलि नहीं करेगी? इस सवाल ने अरुण को बहुत बेचैन व परेशान कर दिया। हमारे जीवन में जो तनाव है, उसकी जड़ में मन में इच्छाएं होती हैं। मन की चाह और यथार्थ में अगर मेल नहीं बैठता तो शारीरिक व मानसिक परेशानियों को जन्म लेने से रोका नहीं जा सकता। अंजलि सुमन को अपने घर में मेहमान के रूप में नहीं देखना चाहती थी। इससे वह जबरदस्त तनाव का शिकार हो गई। शनिवार के दिन उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। दोपहर को 3 बजे जब राकेश व सुमन सहारनपुर से उनके घर पहुंचे, तब उनके खाने के लिए रसोई में सिर्फ पीले चावल तैयार थे और वे भी अरुण ने बनाए थे। इस कारण अरुण जरूर मन ही मन शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन अंजलि के दिल में ऐसा कोई भाव पैदा नहीं हुआ। भैया भाभी के लिए उसके दिल में प्रेम व आदर सम्मान का अभाव था और इस कारण बीमारी की हालत में उनके लिए खाना तैयार करने की उसने कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। अरुण को सुमन का संतुलित व्यवहार देखकर अवश्य हैरानी हुई। अंजलि की बीमारी व घर में फैली अव्यवस्था देखकर उसकी आंखों में पल भर को भी शिकायत या नाराज़गी के भाव नहीं उभरे, बल्कि वह तो सफ़र की थकावट नज़रअंदाज करके बच्चों व बड़ों की भूख मिटाने को रसोई में घुस गई थी। वह ढेर सारे फल लाई थी। आनन फानन उन्होंने फलों की चाट तैयार करके सबके सामने पेश कर दी। फिर अंजलि वे अपने लिए चाय बनाई। बहुत प्रेम से आग्रह करके उसने चाय के साथ अपनी देवरानी को बिस्कुट भी खिला दिए। अंजलि को सुमन का मीठा व अपनत्व भरा व्यवहार चुभ रहा था। अपनी गरज से आई हैं तो कितनी मीठी बन रही हैं। इनकी मुस्कुराहट के पीछे कितना जहर छिपा हुआ है, क्या मैं नहीं जानती? मन में ऐसे विचारों की उथल पुथल के चलते अंजलि का सिरदर्द और ज़्यादा बढ़ गया। शाम को सुमन सोनू को लेकर बाजार चली गई। कई तरह की सब्जियां व पनीर खरीद कर लाई। रात के भोजन में मटर पनीर की सब्जी के साथ गरम गरम पराठे बनाकर उसने सबको खिलाए। उसकी जिद के सामने मजबूर होकर अंजलि को भी एक पराठा खाना पड़ा था। सोने से पहले अरुण ने अंजलि के सामने अपने मन की हैरानी प्रकट की। सुमन भाभी तो बहुत बदल गई हैं। इतने सहज ढंग से उन्हें हंसते बोलते वे काम करते तो मैंने कभी नहीं देखा। कैसे आ गया है उनमें इतना बदलाव? इस पर अंजलि ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, उनका इस कदर हंसना बोलना सिर्फ नाटक है। उनका असली जहरीला स्वभाव तो सहारनपुर में नजर आता है, जब सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अपने काम से आई हैं सो पैसा भी खर्च कर रही हैं।
अपने घर में तो सादा पानी का ग्लास देने तक में इन्हें जोर पड़ता है। मुझे धोखा नहीं दे सकती आपकी भाभी, मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अंजलि की आंखों में नफरत के भाव जागे। वह आगे बोली, जानबूझकर झूठ बोलकर उन्होंने मुझे सरेआम बेइज्जत किया था। उन्हें माफ़ करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका दिया जख्म मेरे सीने में सदा हरा रहेगा। कुछ देर बाद अरुण तो सो गया, लेकिन अंजलि 8 वर्ष पुरानी घटना की यादों में उलझकर जागती रही। तब उसकी शादी हुए करीब 3 महीने बीते थे। जिस घर में वे मंझले बेटे की दुल्हन बनकर आई थी, उस घर में उसे भरपूर खुशियाँ मिली थी। सास ससुर, देवर, ननद व जेठ उसकी बहुत प्रशंसा करते। सिर्फ जेठानी ही थीं जिनके हाव भाव देखकर उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे वे अंजलि को पसंद नहीं करती थीं। अंजलि ने उनके मनोभावों का विश्लेषण करने की कोशिश की तो इस नापसंदगी के कुछ कारण उसकी समझ में आए। अंजलि के मायके वाले सुमन के मायके वालों से बेहतर स्थिति में थे। अंजलि ज़्यादा पढ़ी लिखी व खूबसूरत भी थी। अच्छी शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रभावशाली व आकर्षक बना दिया था। उसके द्वारा लाया दहेज देखकर तो पूरे मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इन्हीं सब कारणों से सुमन भाभी उससे ईर्ष्या करती होंगी। अंजलि इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। अंजलि आपसी संबंधों में तनाव नहीं चाहती थी, इसलिए वे सुमन के साथ खास ध्यान रखते हुए बहुत अच्छी तरह पेश आती। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार का सुमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुमन की नाराज़गी, शिकायतों व व्यंग्यों का अंजलि को खूब निशाना बनना पड़ा। इसका नतीजा यह भी निकला कि घरवालों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों की नज़रों में सुमन खलनायिका बनकर रह गई। इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित हो सुमन ने अंजलि की साख गिराने के लिए उसके छोटे भाई विकास पर अपने गले की चेन चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था। 21 वर्षीय विकास उस रविवार वाले दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अंजलि से मिलने आया था। अधिकतर समय वह बैठक में या अंजलि के कमरे में ही रहा था। सुमन के 4 वर्षीय बेटे मोनू के साथ खेलते हुए वह 2-4 मिनट के लिए ही सुमन के कमरे में गया था। इत्तेफाकन उस वक्त कमरे में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। विकास के जाने के 5 मिनट बाद ही सुमन ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया था। मेरी सोने की चेन ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी थी, अब वे वहाँ नहीं हैं। अंजलि के भाई के अलावा किसी ने मेरे कमरे में कदम नहीं रखा है। चेन उसी ने चुराई है। इस तरह अपने भाई पर सरेआम आरोप लगाया जाता देख अंजलि खुद को बेहद अपमानित महसूस करती हुई रोने लगी थी। मेरा भाई चोर नहीं हो सकता भाभी। मेरे माता पिता के घर में उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर वे चोरी क्यों करेगा? अंजलि ने आंखों में आंसू भर भाभी को समझाना चाहा था। घर में वही बाहर का आदमी आया था। चोरी उसने नहीं तो क्या मेरे सास ससुर, देवरों, ननद या तुमने की है? सुमन ने कहा था, पर अंजलि से उनके सवालों का कोई जवाब देते नहीं बना था। सुमन ने अंजलि के माता पिता को भी बुलवा लिया था। विकास भी मौजूद था। उसने रो रो कर खुद को निर्दोष होने की दुहाई दी थी, लेकिन सुमन अप्रभावित बनी रही। बात बढ़ती देख अंजलि के पिता ने चेन की कीमत के बराबर 5,000 रुपये सुमन को देने स्वीकारे थे। वे संयुक्त परिवार में रह रही अपनी लाडली बेटी की परेशानियां बढ़ी देखना नहीं चाहते थे। बाद में सुमन सबसे कहती रही थी, बेटे ने चोरी ना की होती और उसकी खराब आदत से माता पिता परिचित ना होते तो क्या वे इतनी आसानी से 5,000 रुपये हमें देते? वैसे तो अंजलि खुद को बड़े घर की बेटी कहती है और भाई चोरी करता घूमता है। दिल्ली आने से पहले अंजलि सहारनपुर में लगभग 3 साल संयुक्त परिवार में रही थी। इस दौरान विकास ने घर की दहलीज कभी नहीं लांघी। मन में बसी गहरी नफरत के कारण अंजलि सुमन के साथ कभी सहज व्यवहार नहीं कर पाई। सास ससुर ने दोनों बहुओं के बीच जन्म मनमुटाव देखकर उनका चौका चूल्हा अलग अलग कर दिया था। अगर ऐसा ना किया होता तो अंजलि ज़रूर ही अरुण को घर से अलग रहने को मजबूर कर देती। उस घटना के दिन से आज तक अंजलि सुमन से नफरत करती आई थी। आज सुमन का बदला व्यवहार उसे बिल्कुल प्रभावित न कर सका था। वह जितनी जल्दी उसकी आंखों से दूर होकर सहारनपुर लौट जाए उतना अच्छा होगा। अतीत की ऐसी यादों में डूबकर अपना खून जलाती अंजलि देर रात को ही सो सकी थी। सुमन भाभी ने अगले दिन सबको वे उपहार दिए जो सहारनपुर से लाई थीं। शिखा को अपनी गुलाबी फ्रॉक बहुत पसंद आई। सोनू रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हवाई जहाज पाकर फूला नहीं समाया था। अंजलि के लिए साड़ी व चूड़ियाँ लाई थीं। अरुण के लिए आसमानी रंग की कमीज़ थी। यह उसका पसंदीदा रंग था।
सभी उपहार महंगे व अच्छे किस्म के थे। बाकी सब तो उपहार पाकर खुश हुए, बस अंजलि को ही उनका उपहार लाने वाला कृत्य नागवार गुजरा। वह सुमन का कैसा भी एहसान अपने ऊपर नहीं चाहती थी। वह तो किसी भी तरह का संबंध उनसे रखकर खुश नहीं थी। उस दिन तक अंजलि की तबीयत में अच्छा खासा सुधार हो गया। शिखा व सोनू की फरमाइश पर सब बाजार घूमने गए। वहाँ खाने पीने पर अच्छा खासा खर्चा राकेश ने किया। मन ही मन खिन्नता महसूस कर रही अंजलि ने ही कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। अंजलि की बेरुखी से अप्रभावित रहते हुए सुमन का मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनी जगह कायम रहा। अगले दिन राकेश को अपने चेकअप के लिए सर गंगाराम अस्पताल जाना था। सुमन ने घर से निकलने से पहले सबको नाश्ता बनाकर खिला दिया। दोपहर के भोजन के लिए सब्जी तैयार कर दी और घर संभाल दिया था। अंजलि, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, मेरे पीछे आराम करना, मैं अस्पताल से लौटकर बचा हुआ काम निपटा दूंगी, सुमन ने कहा। उनकी पेशकश सुनकर अंजलि ऊपर से तो सहज नजर आती थी, पर मन ही मन जल भुन गई थी। अंजलि घर में अकेली रह गई थी। वह देर तक सुमन के व्यवहार में आए बदलाव के पीछे छिपे उनका कोई स्वार्थ ढूंढने को सोचती रही। बहुत मातापच्ची करने के बाद भी जब वे किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि वह सुमन के व्यक्तित्व का कोई भी गुण स्वीकार नहीं करना चाहती थी। राकेश का चेकअप पूरा होने में 3 दिन लगे। उच्च रक्तचाप के अलावा डॉक्टर उसके शरीर के किसी अन्य अंग में कोई रोग नहीं पकड़ पाए। उन्होंने दवाएं लिख दी। वे महीने भर बाद फिर चेकअप कराने आने को कहा। राकेश और सुमन का गुरुवार की सुबह सहारनपुर लौटने का कार्यक्रम बना। राकेश के अंदर कोई गंभीर बीमारी नहीं पनप रही है, इस बात की खुशी सुमन भाभी को बहुत थी। इसी कारण उन्होंने सबको बाहर खाना खिलाने की दावत दे डाली। जिस होटल में जाने का कार्यक्रम बना वह बहुत महंगा होटल था। भाभी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? आसपास के होटलों में भी अच्छा खाना कम खर्चे में उपलब्ध हो जाएगा, अंजलि बोली। वह उसकी खुशी में शामिल होने से बचना चाहती थी। अंजलि, पैसा खर्च करके अगर इंसान अपनों के साथ कुछ घड़ियां हंसते मुस्कुराते गुजारने में सफल हो जाता है तो ये महंगा सौदा नहीं कहलाता। तुम्हारे परिवार से ज़्यादा हमारे करीब और कौन हो सकता है? आज मेरी खुशियों में अगर तुम भी दिल से शामिल हो जाओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूँगी। कहते हुए सुमन की आंखों में आंसू छलक आए। मैंने एक बात कही थी, साथ चलने से इनकार नहीं किया है, कहकर अंजलि तैयार होने के लिए अपने शयन कक्ष में चली गई। सुमन की आंखों में आंसू देखकर अंजलि उलझन का शिकार हो गई थी। उन आंसुओं में बनावटीपन या नाटक की झलक अंजलि को नजर नहीं आई थी। सुमन भाभी के दिल में ऐसा क्या छिपा है जो उनकी आंखों में आंसू ले आया? इस राज को हल कर पाने में अंजलि बहुत सोच विचार करने के बाद भी असफल रही। सुमन की आंखों में आए आंसू देखकर अंजलि को अपने अंदर कुछ परिवर्तन आया जरूर महसूस हुआ। सुमन की जो खराब छवि आज तक उसके दिलो दिमाग में बसी थी, उसमें कुछ सुधार लाने में वे आंसू सफल रहे थे। उन आंसुओं के कारण वह अंजलि को ज़्यादा मानवीय, कोमल व अपने दिल के करीब प्रतीत हुई थी। वर्षों बाद उस रात सुमन की उपस्थिति में अंजलि कुछ सहज होकर उनसे हंस बोल पाई। मन के कुछ विश्रामपूर्ण अवस्था में होने के कारण ही वह होटल में जाकर खाना खाने के कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठा पाई थी। अगले दिन सुबह विदा लेने से पहले सुमन ने शिखा व सोनू को खूब प्यार करके 100 रुपये दिए और बोली, तुम अब परीक्षाओं के बाद सहारनपुर रहने के लिए आना, वहाँ खूब मज़े करेंगे छुट्टियों में। अंजलि को गले लगाकर सुमन ने यह निमंत्रण 2-3 बार दोहराया। तिपैया स्कूटर में बैठकर बस अड्डे जाने से पहले सुमन भाभी ने अंजलि के कान में भावुक स्वर में कहा, इस बार मैं तुमसे बहुत कुछ कहने की सोचकर आई थी, लेकिन कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। अपने दिल की बात एक पत्र में लिखकर तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल के दराज में रख आई हूँ। उसे पढ़कर अगर तुम मुझ मूर्ख को माफ़ कर दोगी तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। सुमन की आंखों से बहने वाले आंसू इस बार अंजलि के दिल को बहुत गहराई तक उद्वेलित कर गए। उसे सुमन की बात तो ज़्यादा समझ नहीं आई, पर उनके कहे की प्रतिक्रिया स्वरूप अंजलि को अपनी भी पलकें गीली होती महसूस हुई थी। बाद में अपनी ड्रेसिंग टेबल के दराज में से अंजलि को 500 रुपये के 10 नोट और सुमन का लिखा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय अंजलि, 8 वर्ष पहले अपनी ईर्ष्या के हाथों मजबूर हो मैंने झूठ बोलकर जो गुनाह किया था उसकी पीड़ा पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। तुम्हें याद होगा, तुम्हारी शादी के कुछ दिनों बाद ही मोनू बीमार पड़ गया था। तब उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।
उस समय तुम दोनों ने हमारा बहुत मजबूत सहारा बनकर खूब भागदौड़ की थी। इस बार जब तुम्हारे जेठ जी नर्सिंग होम में भर्ती हुए तो पास पड़ोस के लोग मुंह ज़बानी हालचाल पूछकर अलग हो गए। ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण सास और ससुर जी ज़्यादा भागदौड़ करने की स्थिति में नहीं थे। मुझ अकेली पर इतना ज़्यादा बोझ पड़ा कि मैं अक्सर रोने लगती थी। इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैंने तुमसे संबंध खराब ना किए होते तो तुम्हें व अरुण भैया को बुलाने में मैं जरा भी ना हिचकिचाती। मुझे तुम दोनों की अनुपस्थिति बहुत खली थी और मैंने खुद को अपनी चेन चोरी के आरोप वाली भयंकर भूल के लिए रात दिन कोसा था। मेरी समझ में आ गया है कि अपनों से दूर होकर आजकल के स्वार्थी संसार में इंसान दुख, असुरक्षा व अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं पा सकता। अपने साथ नए सिरे से मधुर संबंध बनाने का मौका तुम मुझे दोगी तो ही मैं अपने दिल में बसे गहरे अपराध बोध से उबरने में सफल हो पाऊंगी। तुम्हारे पिता से मिले 5,000 रुपये मैं लौटा रही हूँ, लेकिन इतना भर कर देने से मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए नफरत के बजाय प्रेम व अपनत्व के भाव देखूंगी, उसी दिन मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तुम्हें सामने देखकर पिछले 5 दिनों में कई बार मेरा मन हुआ कि तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांग लूँ, लेकिन हर बार तुम्हारी गहरी नाराज़गी देखकर मेरा साहस जवाब दे जाता। मैं तुमसे रिश्ते में बड़ी ज़रूर हूँ, पर समझदारी व मानसिक परिपक्वता में तुमसे मीलों पीछे हूँ। अगली बार जब तुम मुझे देखो तो मेरे गले से लग जाना, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर सदा पश्चाताप की अग्नि में जलती रहूँगी। सुमन। पत्र पढ़ने के बाद अंजलि एकदम उदास हो गई। पिछले दिनों जो गलती उससे हो गई थी उसके एहसास ने उसे दुखी कर दिया था। एक तरफ सुमन भाभी को अपने किए पर गहरा अफसोस महसूस हो रहा था, जो अंजलि के यहाँ उससे माफ़ी मांगने के इरादे से आई थी। उनके हंसने बोलने व सेवा करने के पीछे आपसी संबंध सुधारने की चाह थी। अपना अहंकार ताक पर रखकर वे देवरानी के सामने झुकने को तैयार थीं। एक तरफ वे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने का साहसिक फैसला करके आई थीं, तो दूसरी तरफ अंजलि उसमें आए सुखद परिवर्तन को नोट करने में असफल रही थी। वह अतीत में इस कदर उलझी रही कि ताज़ा वर्तमान उसकी पकड़ में नहीं आया। सुमन उसके गलत रवैये से हतोत्साहित होकर अगर अपने कदम खींच लेती तो उनसे आपसी संबंधों के फिर से फलने फूलने का मौका शायद सदा के लिए हाथ से निकल जाता। अंजलि को साफ महसूस हुआ कि उसने सुमन भाभी के सामने कोई समझदारी भरा व्यवहार नहीं किया था। सच्चाई तो यह भी कि उसका पत्र पढ़ने के बाद अंजलि खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अपने अहंकार की बेहोशी में मैं सुमन भाभी के मनोभावों को अनदेखा करके कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। इस भूल सुधार के लिए मैं आपसी संबंधों को फिर से मधुर बनाने में भाभी को पूरा योगदान दूंगी। आज ही उन्हें चिट्ठी लिखकर उनसे फिर अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगी। ऐसा निश्चय करने के बाद ही अंजलि गहरी राहत महसूस करते हुए मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।